बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला मुल्जम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। शादी में 8:15 बजे आया, मेहमानों के साथ बैठा था, ऐसा नाजिम की जानिब से कहा गया। वजीर आला वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। मुल्जम ने कहा कि मैं वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। जबकि वजीर आला गाड़ी में बैठे तो मुबशर खोखर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो जख्मी हो गए। आपको बताएं कि डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का ये मामला है। मुल्जम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। शादी में 8:15 बजे आया, जबकि मेहमानों के साथ बैठा था। मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। वकास, आगाह कीजिएगा कि इस हवाले से और क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, भाई के कत्ल की तहकीकात जारी है और पुलिस ने जो डिफेंस से सीआईए मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। और वकास अहमद से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला मुल्जम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जम की जानिब से कहना था कि शादी में 8:15 बजे आया, मेहमानों के साथ बैठा था। वजीर आला वापस जाने लगे तो तीनों भाई एक साथ थे। मैं वजीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आ गया। मजीद तफसीलात जानेंगे। वकास अहमद से राबता बहाल हुआ है। वकास, बताइएगा और क्या इंकशाफात सामने आए हैं। जी बिल्कुल, नामजद सूबाई वजीर के भाई के कत्ल की तहकीकात जारी हैं और ज़ेर हिरासत मुल्जम नाज़म ने जो पुलिस को अपने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसके मुताबिक मुल्जम मुबशर को कत्ल करने की नीयत से ही शादी की तकरीब में आया था, क्योंकि वो समझता था कि एक अच्छा ऐसा मौका है जहाँ पर जो उनके मुहाफ़िज़ हैं उनका ध्यान भी कम होगा सिक्योरिटी की तरफ और वो आसानी से टारगेट कर सकता है। मुल्जम ने बताया कि वो अपने साथी उमर के साथ जो है वो शादी की तकरीब में आया बतौर मेहमान बनकर। उसने शादी तकरीब के दौरान भी उसको मौका मिला कि वो टारगेट कर सकता था, लेकिन जैसे ही वज़ीर-ए-आला पंजाब को अलविदा करने के लिए दरवाजे की तरफ आए बिरोनी, तो वो भी उनके साथ साथ चलता हुआ बाहर गेट के पास आ गया। तो इस तरह जो तीनों भाई थे, असद, मुबशर और मुदस्सर, तीनों का ध्यान जो था वो वज़ीर-ए-आला की तरफ था। और जैसे ही वज़ीर-ए-आला को वो अलविदा करके वापस पलटे हैं तो मुल्ज़म ने उस पर फायरिंग कर दिया, जिससे एक ही गोली मुबशर के सर में लगी और वही उसकी मौत की वजह बनी। जबकि दूसरी गोली जो थी वो उनके एक मेहमान उमर मजहर के जो है वो कंधे पर लगी, जो कि ताहाल नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। अब पुलिस ने जो मुल्ज़म ज़ेर हिरासत था उसको डिफेंस से सीआईए मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया है और मज़ीद जो तहकीकात हैं वो वहीं पर ही की जाएंगी। पुलिस राय के मुताबिक मुल्ज़म तो एतराफ़ जुर्म कर चुका है और ये भी बताया कि सारी मनसूबाबंदी में कोई और शख्स शामिल नहीं है और इसकी इनफरादी सारी मनसूबाबंदी थी। लेकिन पुलिस को मुल्ज़म के इस एतराफ़ी बयान पर शक व शुबहात हैं और इसीलिए मुल्ज़म का अभी तक गिरफ्तारी नहीं डालेगी और ना ही उसको आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है, क्योंकि पुलिस ये समझती है कि इसको मज़ीद तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ मेक श्योर की जा सके कि इस सारे वाक़े में कोई और शख्स इसके पीछे नहीं है, कोई और शख्स इसमें मुलव्वस नहीं है। जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी जो वजह अनाद लिखी गई है वो यही है कि मुल्ज़म जो ज़ेर हिरासत है नाज़म, वो अपने रिश्तेदार के कत्ल में 8 साल की सज़ा 8 साल की जेल काट कर वापस आया था और उसका जो मुद्दई था, जो उस केस को फॉलो करने वाला था, मुबशर खोखर ही था। और इसीलिए भी मुल्ज़म को मुबशर के साथ ये जो थी वो अनाद थी कि क्योंकि वो एक ऐसे केस को फॉलो कर रहा था जिसमें वो उसका बेगुनाह नाम ऐड किया गया था और उसको मुबशर ही फॉलो कर रहा था। तो ये सारी जो रंज था, बदला था, इसको लेकर जो है वो मुल्ज़म वहाँ पर पहुँचा था। लेकिन पुलिस तो ये समझती है कि इस केस को मज़ीद तहकीकात करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि एक बंदा जो था, नौजवान जो कि उसी गांव का रहायशी था, वो एक मनसूबाबंदी करता है, फिर बस्ता लेकर वहां पे पहुंचता है, फिर अपने टारगेट में को हिट करने में कामयाब भी हो जाता है। पुलिस को इसलिए शुबा है कि मुबशर जो असद और मुदस्सर या फिर जो मुबशर थे, इनके साथ जो दुश्मनीदारी थी लोगों की, क्या कोई वो गिरोह के और इसमें मुलव्वस तो नहीं है। इसीलिए पुलिस इसको मज़ीद तहकीकात करना चाहती है और मुल्ज़म को ताहाल ज़ेर हिरासत रखा हुआ है। साथ ही साथ जो दूसरा मुल्ज़म है जो कि मुकदमे में नामज़द है उमर, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि ये कत्ल की वारदात किस तरह से की गई। और इसलिए भी ये पुलिस के लिए बड़ा हसास मामला है कि ये फायरिंग उस वक्त हुई जब
वज़ीर आला पंजाब भी उसी वलीमे की तकरीब में मौजूद थे और वज़ीर आला पंजाब के जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लोग थे उन्होंने ही मुलज़म को पकड़कर मुतलका पुलिस के हवाले किया था। जी, मुलज़म को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील किया। डिफेंस के इलाके में मलिक असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला, मलिक मुबशर खोखर उर्फ गोगा के कत्ल का मुकदमा डिफेंस सी थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंजरे आम पर आ गई है। आपको बताएं कि इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिफेंस के इलाके में मलिक असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला, मलिक मुबशर खोखर उर्फ गोगा के कत्ल का मुकदमा डिफेंस में दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, आगाह कीजिएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इसके अलावा और क्या क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? तो बताएं कि पुलिस की जानिब से जो मुकदमा है वो थाना डिफेंस सी में दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे में पुलिस ने जहाँ पे जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ मलिक नाज़म, उसके साथ साथ एक और मुलजिम और 3 नामालूम जो मुलजिम हैं वो इस केस के अंदर शामिल किए गए हैं। इसमें आपको बताएं कि इब्तदाई तहकीकात में मुख्तलिफ जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं उसमें ये भी इंकशाफ हुआ कि जो मकतूल ने ये कातिल जो था, इसका और कातिल और इसका भाई जो था वो बचपन से पाल रखे थे और ये काफ़ी सालों से इनके पास मुलाजिम थे और इनकी 18 साल पहले जो दुश्मनी थी उसमें जो कातिल नाजिम है उसका भाई कत्ल। जी, इरफान मलिक से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के सर पर गोली लगी, जबकि मकतूल की बाईं आंख पर गोली लगी जो सर से आर पार हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात भी सामने आए हैं। आपको बताएं कि यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है डिफेंस सी में और इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। असद खोखर के भाई मुबशर खोखर के कत्ल का मामला, मुबशर खोखर के कत्ल का मुकदमा डिफेंसी थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा गिरफ्तार मुलज़म नाजिम के खिलाफ दर्ज किया गया है, ऐसा पुलिस की जानिब से कहना है, जबकि डिफेंस में दावते वलीमा के दौरान मुलज़म ने फायरिंग की। मतन में कहा गया है कि फायरिंग से मुबशर खोखर जाम हक हुआ, मेहमान जख्मी हुआ। FIR में मजीद कहा गया है कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के सर पर गोली लगी है, जबकि मकतूल के बाईं आंख पर गोली लगी जो सर से आर पार हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। असद खोखर के भाई मुबशर खोखर के कत्ल का मामला, मुबशर खोखर के कत्ल का मुकदमा डिफेंसी थाने में दर्ज कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि असद खोखर के भाई मलिक मुबशर खोखर की नमाज जनाजा मानोवाल में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से शिरकत की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा किन किन शख्सियात की जानिब से नमाज जनाजा में शिरकत की गई? भाई मलिक मुबशर खोखर को जो कि गुज़िश्ता रोज़ गोली मारकर कत्ल किया गया था, आज उनके आबाई गांव मानावाला में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और उनको मानावाला कब्रिस्तान जो कि उनका आबाई कब्रिस्तान भी है वहाँ पर उनको दफन किया गया था। नमाज जनाजा के अंदर मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब, इसके साथ साथ मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए फूड जमशेद इकबाल चीमा, MNA करामत खोखर, MPA मलिक नदीम बारा, MPA मलिक सरफराज खोखर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलहा बरकी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने इनके नमाज जनाजा में शिरकत की और तदफीन में भी शिरकत की। इनके नमाज जनाजा में आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज अहमद गुज्जर ने भी इनके इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान योगा काउंसिल के चेयरमैन रियाज खोखर ने भी इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की थी। उसके बाद तमाम जितने भी अहबाब थे उन्होंने इनके नमाज जनाजा के बाद दुआया तकरीबात में शिरकत की। इसके बाद अभी तक उनकी रिहाइश गाह पर जो कि उनके आबाई घर में, आबाई इलाके में है, वहाँ पर उनसे ताज़ियत के लिए लोगों का और गांव के दीगर जो अजीज़ व अकारिब हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जिसमें आपको बताता चलूँ कि जो जनाजगाह थी उसमें भी वॉक थ्रू गेट लगाकर तमाम जितने भी जनाजा में शरीक होने के लिए अफराद आए थे, आम शख्सियात आए थे, उनको जामे तलाशी के बाद उनको नमाज जनाजा अदा करने
करने के लिए जो था वो जाने की इजाज़त दी गई। इसके साथ साथ वॉक थ्रू गेट जो थे वो कब्रिस्तान के भी चारों तरफ में 3-4 दरवाज़ों पर लगाए गए थे, जहाँ पर चेकिंग के बाद जितने भी अजीज़ व अकारिब थे, इसके अलावा अहम शख्सियात थी, उनको भी जामे तलाशी के बाद कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त दी गई थी। सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो भरपूर किए गए थे, लेकिन अभी जो जितने भी मेहमान हैं उनसे ताज़ियत के लिए मलिक असद खोखर से और उनके भाई मलिक मुदस्सिर खोखर से ताज़ियत के लिए आने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई है। वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वबा की चौथी लहर में तेजी। महकमे सेहत के हुकाम ने कोरोना की बढ़ती शरह के पेश नज़र तालीमी इदारे फिर से बंद करने की तजवीज़ दे दी। महकमे सेहत ने तालीमी इदारों के खोलने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी है। आपको बताएं कि कोरोना वबा की चौथी लहर में तेजी आ चुकी। महकमे सेहत की हुकाम ने कोरोना की बढ़ती शरह के पेश नज़र तालीमी इदारे फिर से बंद करने की तजवीज़ दे दी। मज़ीद जानेंगे अली रामे से। अली, बताइएगा कि फिर से स्कूल बंद करने की जो है वो तजवीज़ दी जा रही है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब आज एक अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं और इजलास है एपिक्स कमेटी का, जिसमें न सिर्फ कोरोना की सूरत हाल बल्कि जो गैर मुल्की जो यहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चाइनीज़ हैं और मुख्तलिफ ममालिक से जिनका ताल्लुक है, और फॉरनर्स की सिक्योरिटी के हवाले से भी कानून नाफज करने इदारों से बाकायदा इस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और इसमें इजलास में अस्करी क़यादत भी मौजूद है, पुलिस के हुकाम भी मौजूद हैं, CTD के हुकाम भी मौजूद हैं, जबकि महकमा सेहत के हुकाम वो अलग से कोविड के ऊपर उनको ब्रीफ कर रहे हैं। अब इसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई है, उसमें ये कहा गया और तजवीज़ दी गई कि पंजाब हुकूमत दोबारा से नज़रसानी करे इसको तलीमी इदारे खोलने के फ़ैसले के ऊपर, क्योंकि वफाकी वज़ीर तलीम शफ़क़त महमूद ने बाकायदा ये ऐलान भी किया और उन्होंने कहा भी कि अब सूबों का अख्तियार है कि वो तलीमी इदारे बंद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इस पर क्योंकि वज़ीर तलीम डॉक्टर मुराद रास ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि अब तलीमी इदारे पंजाब में खोल दिए गए हैं, तब उस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आज एपिक्स कमेटी को ये प्रपोजल दी कि कोरोना की चौथी लहर में मज़ीद इजाफा हो रहा है और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ पंजाब में तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, तो लिहाजा ये बच्चों के लिए एक ख़तरा बन चुका है। और इसके लिए हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो दोबारा से इस फैसले पर नज़रसानी करे और इसको रिकन्सिडर करवाया जाए वफाकी हुकूमत के साथ कि तलीमी इदारे दोबारा से बंद कर दिए जाएँ। और जो जिस तरह से ये चौथी लहर बढ़ रही है, इस पर ये बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरा बढ़ता जा रहा है। तो अब ये वज़ीर आला पंजाब के अख्तियारात हैं कि वो तलीमी इदारे बंद करते हैं या नहीं, या फिर NCOC से मशरूत इजाज़त लेकर अपनी एक मीटिंग बुलाकर उसमें ये फ़ैसला किया जाए कि ऐसे इज़ला जहाँ पर कोरोना की शरह बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ये तलीमी इदारे बंद किए जा सकते हैं। तो अब देखना ये है कि अब गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती, लेकिन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो रिकमेंडेशंस दी गई वो यही दी गई कि जो तलीमी इदारे खोले गए उनको दोबारा बंद करने के हवाले से नज़रसानी की जाए, उस पर फैसला किया जाए, क्योंकि अब ये बच्चों के लिए ख़तरा बन चुका है। जिस कोरोना की चौथी लहर का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबली बढ़ता जी। नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि कोरोना की चौथी लहर, कारोबारी बंदिशों पर अमल दरामद का मामला। हफ्ते के रोज़ कारोबारी सरगर्मियाँ बंद, शहर की होलसेल और रिटेल मार्केट्स बंद हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर ने ताजों की माशी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, ताजरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? लहर ने कारोबारी बरादरी के लिए मजीद मुश्किलात जो वो खड़ी की हैं। आपको ये बताएं कि पंजाब हुकूमत ने चौथी लहर के पेश नज़र जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें हफ्ता में 2 रोज़ कारोबार नहीं हो सकेगा। हफ्ता और इतवार के रोज़ कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रहेंगी, जबकि वक्त का जो तयन है वो भी किया गया है कि 8 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ रह सकती हैं। तो यूँ आज पहला रोज़ है चौथी लहर के दौरान, जब शहर की मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं, ख़ास तौर पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त अनारकली बाज़ार में, और ये सिर्फ अनारकली बाज़ार नहीं है, इससे मुलिका 19 मार्केट्स हैं, जिनमें नीला गुंबद, कचहरी रोड, बानो मार्केट, खानम मार्केट, आबकारी रोड और दीगर जो एबक रोड मार्केट्स हैं वो इससे मुलिका मार्केट्स कंसिडर की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो आज बंद हैं।
क्योंकि पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि हफ्ता और इतवार के रोज़ कारोबार नहीं किया जा सकेगा। तो मेरे अकब में दाएं बाएं आप देख सकते हैं कि मुश्किलात का सामना पड़ सकता है। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का ऑरेंज ट्रेन का किराया बढ़ाने की तैयारियां। ऑरेंज ट्रेन का किराया कम अज़ कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये करने की तजवीज़। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर, बताइएगा कि ऑरेंज ट्रेन का किराया बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज ट्रेन मनसूबे का जो किराया है वो बढ़ाने का फैसला किया है और ऑरेंज ट्रेन मनसूबे को फाइनेंशियल क्रंच से निकालने का फैसला किया है। जो पहले किराया था वो खत्म करके अब रैशनलाइज किराया जो है वो किया जाएगा और स्टेज 1 का किराया जो 20 रुपये होगा और स्टेज 7 का किराया जो है वो 70 रुपये होगा। इस हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सैयद अली मुर्तज़ा ने इस खबर की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सैयद अली मुर्तज़ा ने, कि उन्होंने ये मंजूरी के लिए समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। जी इरसाल कर दिया गया है। कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी एथलेटिक्स की तारीख का आज बड़ा दिन है। टोक्यो ओलंपिक्स एथलेटिक्स फाइनल। अरशद नदीम आज शाम एक्शन में होंगे। टोक्यो फाइनल से कबल अरशद नदीम का डोप टेस्ट भी कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एथलेटिक्स की तारीख का आज एक बड़ा दिन है। टोक्यो ओलंपिक्स एथलेटिक्स फाइनल में अरशद नदीम आज शाम इन एक्शन होंगे। टोक्यो फाइनल से कबल अरशद नदीम का डोप टेस्ट भी लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान की एथलेटिक्स की तारीख का एक बड़ा दिन है। टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स फाइनल में अरशद नदीम आज शाम एक्शन में होंगे। मजीद जानेंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे तक अरशद नदीम को पाकिस्तानी अवाम देख सकेगी? पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम आज 4 बजे टोक्यो में जेवलिन थ्रो फाइनल में हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम जिससे हम मौजूद हैं यही पंजाब स्टेडियम में, जहां पर तकरीबन 2 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग की और यहां से वो ट्रेनिंग करते हुए आज टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम के फाइनल में जेवलिन थ्रो में वो एक्शन में होंगे। हर किसी की ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अरशद नदीम कामयाबी हासिल करें। हमारे साथ यहाँ पे नौजवान एथलीट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं। वो यहाँ अरशद नदीम को ट्रेनिंग करते भी देखते रहे और आज वो अरशद के हवाले से क्या कहेंगे। सवाल बच्चे, आप यहाँ अरशद को देखते रहे, अरशद बड़ी ट्रेनिंग भी की और एथलेटिक्स पे पहली मरतबा कि पाकिस्तानी फाइनल में गया, तो आप बीइंग एथलीट और क्या कहोगे आप अरशद के लिए? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम बहुत खुश हैं कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर गए हैं बाहर के मुल्क खेलने के लिए। हमें बहुत उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और जितनी उन्होंने यहाँ पे हम लोगों के साथ मेहनत की है इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम। आप बताएं कि क्या महसूस कर रही हैं, क्या जज्बात? अभी अच्छी यहाँ पर ट्रेनिंग करते थे, आज वर्ल्ड लेवल के खेलते हुए दिखाई देंगे, क्या कहेंगे? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जिसको उन्होंने गेन किया है और हमारी विशेष उनके साथ हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एज अ पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। एंड बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम। यहाँ पे मजीद एथलीट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। आप बताइएगा, अरशद को आपने खेलते हुए देखा, यहाँ ट्रेनिंग करते देखा, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी हमने देखा हमारे साथ यहाँ पे अरशद भाई ट्रेनिंग कर रहे थे। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ के जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो इस वक्त ओलंपिक्स में खेलने के लिए गए हैं और इसमें हमारे उनके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात हैं कि हमारे लिए वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, वहाँ पे ओलंपिक में मेडल लें, गोल्ड मेडल और पाकिस्तान का, और इसके साथ साथ इंडिया के साथ हमारा सबसे बड़ा टाकरा है उनके साथ। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा और इंशाल्लाह नदीम भाई गोल्ड लेंगे। बेस्ट ऑफ लक नदीम भाई। आप बताइएगा क्या मैसेज देंगे अरशद नदीम को, कैसे महसूस हो रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अरशद भाई इधर ट्रेनिंग करते रहे हमारे साथ, तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें। इंशाल्लाह अरशद नदीम जीतेंगे। गुड लक। सुना आपने, जो नौजवान एथलीट हैं उनका कहना था कि बहुत बड़ा दिन है और उन्होंने नई ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। उनका कहना था कि उन्होंने यहाँ पे अरशद को ट्रेनिंग करते देखा और आज उनके लिए बड़ी खुशी का इल्म है कि जब अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में फ़ाइनल में एक्शन में होंगे। और हर किसी की आज यही दुआ है कि आज 29 साल बाद पाकिस्तान जो है दोबारा ओलंपिक मेडल टेबल पर दिखाई दे। जी तमाम दुआएं जो नदीम के लिए हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज के आपने तफसीलन आगाह किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखिए city42.tv और इसके अलावा आप हमारे लाइव बुलेटिन जो हैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42, क्योंकि हम करते हैं आपके शहर की सब बातें।